नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 24 अगस्त 2018 को हुआ था। 23 अगस्त के तीनों शिफ्ट के पेपर पहले ही देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं तीनों पेपर्स को। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे 24 अगस्त 2018 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था जो पेपर, उसको देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो आप भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं कितना होता है। तो दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। कितना होता है? 1.602 गुणा 10⁻⁻19 कुलम्ब कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित करने वाले एक सर्किट से होकर कितने कुलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है? कितने कुलम्ब का चार्ज प्रवाहित होता है? तो दोस्तों ज्ञात क्या करना है? चार्ज ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है। करंट दे रखा है और समय दे रखा है। समय कितना दे रखा है? 1 मिनट। सेकंड में बदले तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। समय दे रखा है और करंट दे रखा है, तो क्या होगा? आई इंटू टी। क्यों याद करने का फॉर्मूला क्या होगा? आई इंटू टी। आई का मतलब धारा हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया। टाइम कितना दे रखा है? 60 सेकंड। धारा कितनी दे रखी है? 10। तो कितना हो जाएगा? 600 कुलम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 600 कुलम। अर्थात 10 गुणा 60 करेंगे तो समय को किस में लिखेंगे? सेकंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 600 कुलम्ब। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूरे हरे दूसर चमकीला लाल रंग का रजिस्टर होगा, इसका मान ज्ञात करना है। इनका भूरे हरे दूसर चमकीले लाल, इनका रजिस्टर का मान ज्ञात करना है। वो जो टेबल होती है प्रतिरोधकों की, उसके आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.58 ओम। कितना हो जाएगा? 1.58 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न डिवाइस में से कौन सा मुख्य रूप से प्रतिरोधी तापमान सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जाता है? कौन सा इनमें से? ऑप्शन दे रखा है, रियो स्टेट, प्रीसेट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या एनटीसी थर्मिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनटीसी थर्मिस्टर होता है, के रूप में उपयोग में लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध के 3 रजिस्टरों को सीरीज में जोड़ा जाता है तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा ज्ञात करके बताना है। तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। कितने प्रतिरोधक दे रखे हैं? समान मान के 3। तो एक प्रत्येक का कितना प्रतिरोध है? 3। तो 3 + 3 + 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 ओम। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 9 ओम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रदीप्ति की इकाई क्या है? प्रदीप्ति होती है उसकी इकाई क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है डेसिबल, बी दे रखा है हेनरी, सी दे रखा है कुलम, डी दे रखा है लक्स, ई दे रखा है टेस्ला। तो प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्स होती है। क्या होती है? लक्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगर क्वाइल का प्रतिरोध 15 ओम और क्वाइल का इंपीडेंस 25 ओम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? एक क्वाइल का प्रतिरोध कितना दे रखा है? 15 ओम और क्वाइल का इंपीडेंस कितना दे रखा है? 25 ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? एक्सएल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक्सएल ज्ञात करना है। इंपीडेंस जेड से दर्शाया जाता है, वह दे रखा है 25 ओम और प्रतिरोध कितना दे रखा है? आर का मान 15 ओम। ज्ञात क्या करना है? एक्सएल। तो दोस्तों इम्पीडेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर।
जब अपन एक्सएल ज्ञात करेंगे, एक्सएल ज्ञात करेंगे, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट इम्पिडेंस का स्क्वायर माइनस प्रतिरोध का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? अंडर रूट इम्पिडेंस का स्क्वायर माइनस प्रतिरोध का स्क्वायर। तो एक्सएल ज्ञात करना है, इम्पिडेंस कितना दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस प्रतिरोध कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, कितना हो जाएगा 225 बटे सॉरी अंडर रूट। तो 625 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 400 का अंडर रूट। अंडर रूट में कितना बचेगा 400, तो जब अंडर रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ओम। एक बार और समझा देता हूं। तो एक्सएल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? अंडर रूट इम्पिडेंस का स्क्वायर माइनस प्रतिरोध का स्क्वायर। इम्पिडेंस को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जेड के द्वारा। तो एक्सएल बराबर अंडर रूट इम्पिडेंस का मान कितना है 25 का स्क्वायर माइनस प्रतिरोध का 15 का स्क्वायर। 25 का वर्ग कितना होता है 625 माइनस 15 का वर्ग कितना होगा 225। जब 625 में से 225 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा 400, 400 का अंडर रूट। तो दोस्तों 400 को जब अंडर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है आग की इनमें से कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरण के कारण होने वाली आग शामिल है? इनमें से आग की वर्ग कौन सी वर्ग में विद्युतीय उपकरणों में आग लगती है? वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, वर्ग के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो वर्ग सी। किताबों में कई जगह वर्ग डी दे रखा है, लेकिन एग्जामों में पिछली बार दिल्ली मेट्रो में भी ये क्वेश्चन आया था तो उसमें भी वर्ग सी राइट माना था, और टेक्निकल हेल्पर में भी आया था तो टेक्निकल हेल्पर में भी वर्ग सी ही माना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैसे इसका बुक्स में वर्ग डी दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ग डी, जबकि दोनों एग्जामों में दिल्ली मेट्रो व टेक्निकल हेल्पर दोनों में ही वर्ग सी माना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मोड़ो अर्थात टर्न्स का अनुपात होता है कितना होता है? एक 0.5 से कम है, एक से कम है, एक से अधिक, या तो ये या सी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक से कम होता है। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न्स का अनुपात क्या होता है? एक से कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज 4 सेकंड से ज्यादा समय तक प्रवाहित होता है तो करंट का मान क्या होगा? करंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? करंट ज्ञात करना है। करंट ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? क्यू बटे टी। क्यू का मतलब क्या हो गया? चार्ज बटे टी का मतलब क्या हो गया? समय। तो समय कितना दे रखा है 4 सेकंड, और चार्ज कितना दे रखा है 40, तो 40/4 कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। राइट आंसर क्या होगा 10 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट और चार्ज 2 कूलम्ब है तो स्थानांतरित ऊर्जा क्या है? अगर किसी बैटरी का वोल्टेज 120 और चार्ज 2 कूलम्ब है तो स्थानांतरित ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऊर्जा ज्ञात करने के लिए क्या होगा? ई बराबर सी इंटू वी। क्या होगा? ई बराबर सी इंटू वी। सी का मान कितना दे रखा है 2, गुणा वोल्टेज कितना दे रखा है 120, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 240 जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है इलास्टेंस, कंडक्टेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, कैपेसिटेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंडक्टेंस प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, विलोमानुपाती होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एक करंट प्रवाहित करने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर है। अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हल करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी को हल करना है, फटाफट से हल करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को लाइक व शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दो सभी दोस्तों के पास, सभी ग्रुपों में। तो दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो प्रतिरोधकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, रो बराबर आर गुणा ये बटे एल। एल का मतलब हो गया लंबाई, ए का मतलब क्षेत्रफल, आर का मतलब प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कितना दे रखा है, 1 ओम, गुणा क्षेत्रफल कितना दे रखा है कंडक्टर का 10 वर्ग मीटर, बटे लंबाई कितनी दे रखी है 1 मीटर। 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या 10 ओम मीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10 ओम मीटर। प्रतिरोधकता कितनी आ जाएगी 10 ओम मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सिलिकॉन परमाणु के सबसे बारीक कक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते कितने होते, 1 2 3 4 या 5। तो सिलिकॉन परमाणु होते हैं उसके सबसे बारीक अक्ष में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एसी के औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा पारगम्यता, बी दे रखा विशिष्ट प्रतिरोध, सी दे रखा फॉर्म फैक्टर, डी दे रखा आर्मेचर की प्रतिक्रिया, ई दे रखा सुग्राहिता। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फॉर्म फैक्टर। एसी का औसत मान से आरएमएस मान के अनुपात को क्या कहा जाता है, फॉर्म फैक्टर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से कौन सा वाट मीटर है जो सब सिर्फ एसी पर ही इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है इंडक्शन टाइप वाट मीटर, बी दे रखा है डायनेमोमीटर टाइप सस्पेंडेड क्वाइल टॉर्सन वाट मीटर, सी दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप वाट मीटर, डी दे रखा है डायनेमोमीटर टाइप पाइवोटेड क्वाइल डायरेक्ट रीडिंग वाट मीटर। ई दे रखा है इनमें से कोई नहीं। कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन टाइप वाट मीटर। यह सिर्फ एसी पर ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्र 5 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी 9 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कितना करंट प्रवाहित कर सकता है, कितना करंट प्रवाहित कर सकता है। तो 9 पंजे 45 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक हीटर 250 वोल्ट पर 4 एम्पियर का करंट पैदा करता है तो यह कितनी बिजली खपत करता है। 2 किलोवाट, 1 किलोवाट, 8 किलोवाट, 6 किलोवाट, 4 किलोवाट। तो पावर ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, पावर। पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू आई। वी का मान कितना दे रखा है 250 वोल्टेज, गुणा प्रतिरोध की वो सॉरी धारा, धारा कितनी दे रखी है 4 एम्पियर। तो जब 250 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। कितना आ जाएगा 1000। 1000 में कितना होता है 1 किलोवाट। कितना होता है 1 किलोवाट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है खालिस्तान के लिए बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाता है। किसके लिए बैटरियों को समानांतर में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी दे रखा है वोल्टेज आउटपुट को बढ़ाने के लिए, सी दे रखा है वोल्टेज आउटपुट को कम करने के लिए, डी दे रखा है करंट की क्षमता को कम करने के लिए, ई दे रखा है करंट और वोल्टेज दोनों को बढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करंट की क्षमता बढ़ाने के लिए बैटरियों को समानांतर अर्थात पैरेलल में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर इसकी किसको मापने के लिए किया जाता है, खालिस्तान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए डिस्चार्ज होने की दर, ऑप्शन बी परिचालन तापमान, सी चार्ज होने की स्थिति, डी दे रखा उपयोगी जीवन काल,
ई दे रखा है आंतरिक प्रतिरोध। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ज होने की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व का इस्तेमाल अक्सर किसके लिए किया जाता है? चार्ज होने की स्थिति को मापने के लिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा चमकीला पदार्थ लैंप में हरे रंग की रोशनी देता है? ऑप्शन ए दे रखा है जिंक बेरिलियम सिलिकेट, बी दे रखा है मैग्नीशियम टंगस्टेट, सी दे रखा है कैडमियम सिलिकेट, डी दे रखा है कैडमियम बोरेट, ई दे रखा है जिंक सिलिकेट। चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जिंक सिलिकेट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, फ्यूज का मुख्य कार्य निम्न में से क्या है? फ्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है संचालक की रक्षा करना, बी दे रखा है लाइन की रक्षा करना, सी दे रखा है अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना, डी दे रखा है परिपथ खोलना, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूज का मुख्य कार्य होता है अतिरिक्त धारा की रोकथाम करना। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए निम्न में से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है जिंक, बी दे रखा है टिन, सी दे रखा है आयरन, डी दे रखा है कॉपर, ई दे रखा है एंटीमनी। तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी प्लेट्स को मजबूती देने के लिए इनमें से एंटीमनी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? एंटीमनी का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड्स की आवश्यकता होती है? कितने डायोड्स की आवश्यकता होती है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए? तो दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होती है 4 डायोड की। कितने की होती है? 4 डायोड की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है इलेक्ट्रिक लोहा के हीटिंग तत्वों को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? पीतल का, कांसा का, ड्यूरालुमीन का, निक्रोम का, इनवार का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे मापने के लिए थर्मोकपल का इस्तेमाल किया जाता है? वोल्टेज का, तापमान का, विभवांतर, वेग या दाब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तापमान। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा निम्न में से किसमें ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है? ऑप्शन ए दे रखा निकल, बी दे रखा नाइक्रोम, सी दे रखा प्लेटिनम, डी दे रखा मैग्नीन, ई दे रखा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नीन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? प्रतिरोधक किसका उदाहरण है? द्विपार्श्विक घटक, सक्रिय घटक, निष्क्रिय घटक, एक पार्श्विक घटक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए व सी दोनों। कौन सा होगा? ए व सी दोनों, अर्थात द्विपार्श्विक घटक भी है और निष्क्रिय घटक भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? परिपथ में धारा के प्रवाह के विरोध को क्या कहा जाता है? कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, इंडक्टेंस। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है संधारित्रों को कभी भी किस में कोटबंद नहीं किया जाता है? नैनोफेरड में, माइक्रोफेरड में, पिकोफेरड में, फेरड में या किलोफेरड में। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों संधारित्रों को कभी भी किलोफेरड में कोटबंद नहीं किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। जबकि नैनोफेरड, माइक्रोफेरड, पिकोफेरड व फेरड में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, केवीएल के अनुसार एक नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में सभी आईआर ड्रॉप्स और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है? शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, इकाई से अधिक, शून्य और इकाई के मध्य। तो राइट आंसर हो जाएगा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती है? डीसी मशीन होती है उसकी चाल किसके द्वारा मापी जाती है? वोल्टमीटर, एमीटर, टेकोमीटर, मल्टीमीटर, पायरोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेकोमीटर द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत की जाने पर मोटर ऑप्शन ए दे रखा है आरंभ नहीं होगी, बी दे रखा है समान दिशा में चलेगी, सी दे रखा है व्युत्क्रम दिशा में चलेगी, डी दे रखा है समान चाल पर चलेगी, ई दे रखा है पहले चलेगी फिर रुक जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा व्युत्क्रम दिशा में चलेगी। क्या होगी मोटर? व्युत्क्रम दिशा में चलेगी अगर पोलैरिटी विपरीत की हुई होगी तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी मशीन की यांत्रिक हानि के अंतर्गत निम्न में से क्या आता है? हिस्टैरिसीस हानि, वायु घर्षण हानि, एडी करंट हानि, आर्मेचर हानि या क्षेत्र हानि। तो राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु घर्षण हानि। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी जनरेटर में खालिस्तान पूर्ण भार आरास में लगभग 30 से 40% का योगदान करता है। ऑप्शन ए दे रखा आर्मेचर ताम्र हानि, बी दे रखा क्षेत्र ताम्र हानि, सी दे रखा स्टेरेसिस हानि, डी दे रखा बरस संपर्क प्रतिरोध के कारण हानि, ई दे रखा स्ट्रे हानि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये आर्मेचर ताम्र लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा विद्युत कर्षण में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? शंट मोटर का, सरणि मोटर का, संचयी यौगिक मोटर का, भिन्न यौगिक मोटर का या इन सब का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, सरणि मोटर का उपयोग किया जाता है विद्युत कर्षण में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है डीसी श्रेणी की चाल निम्न में से किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? क्षेत्र डाइवर्टर द्वारा, आर्मेचर डाइवर्टर द्वारा, टैप्ड क्षेत्र द्वारा, क्षेत्र कुंडलियों को समानांतर करके या इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा इन सब के द्वारा डीसी श्रेणी की चाल पद्धति नियंत्रित की जाती है इस सब पद्धतियों द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है हिस्टैरिसीस लूप किसका क्षेत्र निरूपित करता है? कुल करोड़ हानि का, ताम्र हानि का, आर्मेचर हानि का, हिस्टैरिसीस हानि का या हिस्टैरिसीस हानि और भंवरधारा हानि का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हिस्टैरिसीस लॉस का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर 1500 आरपीएम पर चल रही है। आर्मेचर वाइंडिंग में धारा की आवृत्ति क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? P इंटू एन बटे 120। P का मतलब पोल्स की संख्या, N का मतलब होता है घूर्णन गति। तो घूर्ण फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो पोल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 4 गुणा घूर्णन गति कितनी दे रखी है? 1500। 1500 आरपीएम पर चल रहा है जनरेटर बटे 120। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 50 हर्ट्ज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 हर्ट्ज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होते हैं? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है उसमें कितने स्लिप रिंग होते हैं? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 3 स्लिप रिंग होते हैं। कितने होते हैं? 3। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा डीसी मशीन में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य करता है? कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है डीसी मशीन में? ऑप्शन ए दे रखा है एसी को डीसी में रूपांतरित करना, बी दे रखा है डीसी को एसी में रूपांतरित करना, सी दे रखा है ए और बी दोनों, डी दे रखा आरंभिक धारा या बलागुण की आपूर्ति करना, ई दे रखा वर्षों का आधार देना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एसी को डीसी में रूपांतरित करना और डीसी को एसी में रूपांतरित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक 220 वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है। शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? एक 220
वोल्टेज डीसी मशीन में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है, तो शंट फील्ड करंट का मान क्या होगा? धारा ज्ञात करना है। धारा ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होगा? V बटे आर। क्या होगा? V बटे आर। V का मान कितना दे रखा है? 220 वोल्टेज बटे शंट प्रतिरोध कितना दे रखा है? 440। तो जब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि डीसी मोटर की बिना किसी लोड के गति 2000 आरपीएम है और फुल लोड की गति 1900 आरपीएम है, तो इसका वोल्टेज विनियमन कितना होगा? तो इसको ज्ञात करेंगे तो नो लोड पर कितनी है? 2000 माइनस फुल लोड पर कितनी है? 1900 बटे फुल लोड पर कितनी है? फुल लोड पर है, सॉरी नो लोड पर कितनी है? तो नो लोड पर है 2000 गुणा 100। प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा। ऊपर बचेगा 100 बटे 2000 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 पंजे 100, 5%। करेक्ट आंसर क्या होगा? 5%। राइट आंसर हो जाएगा 5%। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समकक्ष या समकक्ष वजन को निर्धारित किससे किया जा सकता है? फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम, बी दे रखा अनोन्य प्रेरण, सी दे रखा लेंज का नियम, डी दे रखा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ई दे रखा है पास्कल का नियम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी जनरेटरों में पोल सूज पोल के साथ किस प्रकार बांधे जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखा वेल्डिंग, बी दे रखा ब्रेजिंग, सी दे रखा रिवेट्स, डी दे रखा काउंटर संक स्क्रूज, ई दे रखा सोल्डरिंग। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काउंटर संक स्क्रूज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्टार संबंध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है, तो लाइन वोल्टेज कितना होगा? लाइन वोल्टेज ज्ञात करना है। तो दोस्तों लाइन वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? √3 गुणा फेज वोल्टेज। क्या होगा? जब स्टार में जुड़ा हुआ हो तो √3 गुणा फेज वोल्टेज कितना दे रखा है? 200 वोल्टेज। कितना है? 200 वोल्टेज। जब अंडर रूट को हटाएंगे तो कितना आएगा? लगभग 1.73 के आसपास। 1.73 गुणा 200 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 346। कितना आ जाएगा? 346.4 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू।